बीएसटीसी का कॉलेज भी मिल गया है, लेकिन अब आगे क्या करें, कैसे तैयारी करें, पहली बार में शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। क्योंकि सर आपने जो पढ़ाया था उससे तो सब हो चुका है, लेकिन अब आगे रीट की तैयारी कैसे करनी है उस पर हम बात करेंगे जल्दी से। तो फटाफट से एक बार विद्यार्थियों आप जल्दी से निवेदन है जुड़ जाएं, क्योंकि आज के सेशन में उनमें हजारों कमेंट का जवाब देने वाला हूं जो हमें प्राप्त हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। हजारों विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज आने शुरू है कि सर पीटीईटी और हमने जब बीएसटीसी की कोचिंग की थी उसके बाद सर आपसे पढ़ने के बाद हमें हमारा फेवरेट पसंदीदा कॉलेज भी मिल गया। अब कॉलेज तो मिल चुका है, लेकिन सर अब आगे क्या करके रणनीति क्या रहनी चाहिए, रीट की तैयारी कहां से करें, कैसे करें, कब तैयारी शुरू करें, और पूरी जानकारी हमें इसकी जरूरी है। तो विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि यह एक ऐसा सेशन होने वाला है जहां हर विद्यार्थी के मन में छुपे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपके सारे संशय, सारे डाउट को बेटा मैं आज दूर करने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि आगे भविष्य में क्या करना है, यह भी बताऊंगा कि रीट की तैयारी कहां से करनी है, कब से करनी है, कैसे शुरू करनी है, सारी जानकारी मैं आज इस सेशन में देने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको पूरा जीरो से लेकर बेटा मेंस मुख्य भर्ती परीक्षा जब तक सिलेक्शन नहीं होता उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो से जल्दी जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक। तमाम उन विद्यार्थियों जो तैयारी करना चाहते हैं, आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन विद्यार्थियों आज का सेशन होने वाला है। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार रीट लेवल 1 क्या है, रीट लेवल 2 क्या है। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में एक अगर आपको थर्ड ग्रेड का टीचर बनना है, थर्ड ग्रेड टीचर मतलब क्या बेटा, पहली से 8वीं का टीचर बनना है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल का अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए आपको लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम, दो प्रकार के एग्जाम होते हैं जिनमें से किसी एक या दोनों में आपको अप्लाई करना होता है। अब ये क्या है पहले समझो। थर्ड ग्रेड टीचर का मतलब होता है बेटा पहली से 8वीं का टीचर। अब ये थर्ड ग्रेड में भी याद रखना दो डिवाइडेशन है। थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती को दो भागों में बांटा गया है और वो दो भाग है लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 का मतलब वो जो कि पहली से 5वीं कक्षा का टीचर बनना चाहते हैं तो उनको लेवल 1 का एग्जाम देना होता है, और इसके लिए उनके पास एक डिप्लोमा होना जरूरी है जिसका नाम है बीएसटीसी, या वर्तमान में जिसको हम डीएलएड भी कहते हैं, ये आपके पास होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 का मतलब वो टीचर जो कि 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा को पढ़ाते हैं, और अगर आप उनका टीचर बनना चाहते हैं बेटा 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा का, तो आपके पास एक डिग्री होना जरूरी है, वो है बीएड। अब देखो, अब तक आपने तैयारी की, आपको कॉलेज भी मिल गया, बीएसटीसी भी शुरू हो गई आपकी, पीटीईटी के बाद बीएड भी हो गई। लेवल 1 का अगर आप एग्जाम देंगे तो पहली से 5वीं का टीचर बनेंगे, लेवल 2 का एग्जाम देंगे तो 6ठी 7वीं 8वीं का बनेंगे, और बनेंगे क्या, थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे। कुछ लोग लेवल 1 के लिए, कुछ लोग लेवल 2 के लिए। अब ये थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी बेटा दो चरणों में होगा। सबसे पहले होगी इसकी प्री, जो कि एक पात्रता परीक्षा है। क्या है बेटा, पात्रता परीक्षा है। उसके बाद होगा इसकी मेंस, जो कि एक मुख्य भर्ती परीक्षा है। दो प्रकार के एग्जाम देने होंगे, तब जाके आप फाइनली क्या बन पाओगे, तब जाके आप फाइनली थर्ड ग्रेड का एक टीचर बन पाओगे। क्या बन पाओगे, थर्ड ग्रेड का टीचर बन पाओगे। याद रहेगा, यस और नो। फिर अगली बात करें तो हमने कहा सर प्री यानी कि सबसे पहले एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको याद रहे विद्यार्थियों कुल 150 में से कितने नंबर लाने होते हैं, कुल 150 में से आप याद रहे विद्यार्थियों आपको 90 नंबर लाने होते ही होते हैं। यानी कि आपके जब तक 60% नहीं आएंगे आप मुख्य भर्ती परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब मुख्य भर्ती परीक्षा का द्वार, प्रवेश द्वार है ये पात्रता परीक्षा, और ये अगर आपने एक बार पास कर ली तो लाइफ टाइम वैलिडिटी आपके पास रहती है कि आप मुख्य भर्ती परीक्षा सीधी दे सकते हैं। हर बार आपको फिर प्री देना जरूरी नहीं होता है। हालांकि 60% 150 का 60% 90 नंबर ये जनरल है। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से हैं तो वहां पर आपका इसमें लगभग बेटा 55% अंक ही लाने होते हैं। और अगर आपने एक बार पात्रता पास कर ली तो फिर आप मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि राह आसान नहीं है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम इस पर आगे ना बढ़ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर रीट 2026 कब होगी, ये पात्रता परीक्षा कब होगी, सर इसकी आवेदन तिथि क्या रहेगी, परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, परिणाम जारी कब होगा, सर उसके बाद मेंस एग्जाम मुख्य भर्ती कब होगी, पदों की संख्या क्या रहेगी, आवेदन तिथि उस मुख्य भर्ती परीक्षा में क्या रहेगी, उसमें कितने पद आएंगे और परीक्षा उसकी कब होगी। सर देखो बेटा, इन पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ देखो। यह है गोविंद मीना, इन्होंने हाल ही में बेटा थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा किया। इसके बाद इनके घर में इनके माता पिता और इनकी जो खुशी की लहर है, इनके माता पिता के आंखों में जो सपने थे अब वो पूरे हो चुके हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही दिनेश नाम से एक बच्चा और है जो अभी मिलने आने ही वाला है। इनका मेरे पास मैसेज आया, सर थर्ड ग्रेड एसएसटी एमबीसी कैटेगरी 4th रैंक आई है सर, ऑल रैंक 103 है, और दिनेश चंद्र गाडरी सर कपासन से हूं, और सर मेरा हेलो सर मेरा एसएसटी में सिलेक्शन हो चुका है। देखो
कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश। हजारों विद्यार्थियों को हमने यहां पर अभी प्रतिभा सम्मान समारोह भी 12 जून को रखा था, जिसमें हमारे याद रहे विद्यार्थियों 16 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी जिनका ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, उनका हमने यहां पर सम्मान समारोह रखा। शिक्षक से लेकर हर प्रकार के विद्यार्थी इसमें विद्यार्थी शामिल हुए जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं। और ऐसे कई सारे विद्यार्थी आपके भी गांव ढाणी के आसपास बहुत सारे होंगे जिन्होंने लक्ष्य पे पढ़ाई की है। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, बस इन्होंने कुछ सवालों के लिए अपने कान बंद किए, कुछ लोगों को नजरअंदाज करना शुरू किया और कुछ उन परिस्थितियों का सामना करना शुरू किया जो हर विद्यार्थी करता है। मुझे याद है कि जब ये भी सब पढ़ने आए थे, मन में इनके भी डाउट थे, लेकिन एक समय आया जब इन्होंने पूछना बंद किया, सर आवेदन तिथि कब आएगी? देखो हमारे हाथ में क्या है, क्या आप और मैं, बेटा आप ईमानदारी से बताएं, क्या आप परीक्षाओं का आयोजन करता है? क्या आप इसके लिए फॉर्म निकालते हैं? हम निकालते हैं? नहीं। क्या हम परीक्षा तिथि घोषित करते हैं? नहीं। क्या हम परिणाम जारी करते हैं? नहीं। क्या हम मेन एग्जाम भी हम डिसाइड करते हैं? नहीं। क्या हम पद कितने होंगे वो डिसाइड करते हैं? नहीं। क्या हम उसके लिए आवेदन तिथि डिसाइड करते हैं? नहीं। क्या हम मुख्य भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करके परीक्षा तिथि डिसाइड करते हैं? नहीं। हम कुछ नहीं करते। आपके मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी एक चीज है नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में है ये चीज, और ये हमें अच्छे से पढ़नी होगी, सिलेबस। जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे कुछ होने वाला नहीं है। बदलते परीक्षाओं के पैटर्न, प्रश्नों की प्रकृति, कथन कारण से लेकर संगत असंगत, कालानुक्रम के सवाल, ऐसे सवाल हैं जिनको अगर आप कोचिंग संस्थानों के नोट्स में भी ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। और उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि विद्यार्थियों के मन में अक्सर यह डाउट रहता है कि सर परीक्षा कब आएगी? आप मुझे बताएं, क्या अगर 3 महीने बाद आज से परीक्षा करवा दी जाए तो क्या ईमानदारी से बताएं आप तैयार हैं? नहीं। अंदर आत्मा से जवाब आएगा नहीं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए कि बिना परीक्षा तिथि की इंतजार किए तुरंत अपने सिलेबस को पूरा करो, और जितना जल्दी हो सके करो, क्योंकि परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद आपको सिलेबस पूरा नहीं करना है। इस बात को समझना होगा कि न केवल आपको अपने जीवन में सिलेबस पूरा करना है, बल्कि उस सिलेबस का रिवीजन भी करना है। और अगर आज परीक्षा का आयोजन 3 महीने में आयोजित करने के लिए कह दिया जाए तो शायद विद्यार्थी अंतिम तारीख तक सिलेबस ही पूरा करेंगे। तो याद रखना, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी पूरा करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने हैं, हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी लगाने हैं, परीक्षा में हो रही रणनीति के लिए और अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट के अलावा आपको हर कोचिंग के याद रखना मॉडल पेपर भी देने हैं। यानी कि राह आसान नहीं है, लेकिन उतने भी नामुमकिन नहीं है कि हम पूरा ना कर सकें। ये जो मैंने बेटा यहां पर आपको कुछ स्टेप्स बताए, सेलेक्टेड स्टूडेंट इन्हीं पर काम करते हैं, और 90% विद्यार्थी जो फेल होते हैं वो केवल इस पर काम करते हैं, सिलेबस पर। और सिलेबस पूरा करते करते उन्हें याद आता है परीक्षा कब होगी, परीक्षा रद्द कब होगी, रद्द होने के बाद सर क्या होगा, सर हम तैयारी करें नहीं करें। बेटा कुछ ना पाने के 100 बहाने और पाने का केवल एक कि सर हम मेहनत करेंगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आज परीक्षा अनाउंस हो जाती है तो ये बहुत कम समय आपके पास रह जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके पढ़ाई शुरू करें। जहां से मन आ रहा है वहां से पढ़ें। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो बेटा आपके बेसिक क्लियर करते हुए आप पढ़ेंगे, आप उस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ेंगे जिससे आपको बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी तो पता होना चाहिए। आओ इस पर भी बात करते हैं 1 बाय 1। तो अब चलो इस पर बाद में आएंगे हम। पहले ये समझते हैं कि आखिरकार पढ़ना क्या है। पहले तो ये रहा पहली से 5वीं का टीचर बनने के लिए आपका सिलेबस। पहली से 5वीं का टीचर बनने के लिए आपको बेटा 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लेवल 1 हो या लेवल 2 सबको पढ़ने होते हैं। सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षण विद्या साइकोलॉजी, 30 सवाल हैं, 30 अंकों की हैं रीड प्री के लिए। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी 30-30 नंबर की है और 30-30 अंकों की है, प्रश्न भी 30। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को मैथ पढ़नी होती है और ईवीएस पढ़नी होती है। मैथ के 30 नंबर, ईवीएस के 30 नंबर, यानी कुल 150 सवाल हैं और 150 अंकों की हैं। सेम इसी प्रकार से लेवल 2 में भी रहता है। लेवल 2 में भी आप देखेंगे बेटा सीडीपी कॉमन है, भाषा 1 और भाषा द्वितीय कॉमन है। यानी देखो वही साइकोलॉजी जो लेवल 1 वालों ने पढ़ी वही इसमें भी पढ़नी, मतलब दोनों के लिए कॉमन है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वही सेम है बेटा जो आपकी ने पढ़ी है, तो 30 सवाल इनके भी आएंगे और इनके अंक भी 30 है। अब बात आती है लेवल 2 साइंस के विद्यार्थी, जिनके बेटा बीएड और ग्रेजुएशन अगर साइंस में हुई है तो साइंस मैथ के विद्यार्थियों को क्या करना है, ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा, जैसे लेवल 1 वाले याद करो मैथ और ईवीएस पढ़ते थे, तो लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए आपको गणित और विज्ञान पढ़ना है। अगर आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स वालों को नहीं पढ़ना है, ये ऑप्शनल है।
ये साइंस मैथ वालों को साइंस मैथ पढ़नी होती है, 60 सवाल आते हैं इसमें, और बेटा 60 आपके याद रखना बेटा, 60 अंकों का ये पेपर रहता है रीट प्री का। लेकिन अगर आप बेटा याद रखना, अगर आप लेवल 2 आर्ट्स से दे रहे हैं, आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तब आपको पढ़ना होता है सामाजिक अध्ययन, जिसके कुल 60 सवाल आते हैं और 60 ही बेटा इसमें याद रखना अंक होते हैं, और 150 सवाल है, 150 अंक है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2, 150 नंबर की परीक्षा है। लेवल 2 में साइंस में थे तब भी 150 की है, और लेवल 2 में साइंस में एसएसटी है तब भी 150 की है। हाँ, ये तीन तो आपके कॉमन है, बस साइंस मैथ वाले साइंस मैथ पढ़ेंगे, आर्ट्स और कॉमर्स वाले एसएसटी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो ये रहा सिलेबस। अब विद्यार्थियों मन में ये भी सवाल आएगा कि सर साइकोलॉजी तो आप पढ़ा रहे हो, रोजाना सुबह में क्लास लेता हूं 9 बजे, और रोजाना आप देखते भी हो, रोजाना मैं आपके लिए ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम में बहुत सुंदर नोट्स के माध्यम से भी पढ़ाता हूं, आप पढ़ते भी हो, लेकिन सर यहां कंफ्यूजन हो जाता है, लैंग्वेज कौन सी चुने। अक्सर विद्यार्थियों को यह पता नहीं चलता है लैंग्वेज कौन सी चुने। तो आओ इस पर भी हम डाउट क्लियर कर लेते हैं कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। देखो, आपके पास 5 से 6 भाषाओं के ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, और भी है, सिंधी है। तो आपको ऐसी 5-6 भाषा में से कोई एक भाषा को चुनना होता है भाषा प्रथम के रूप में, और कोई एक जो भाषा एक में ले ली उसके अलावा बची में से कोई एक को भाषा द्वितीय के रूप में। क्या ये बात समझ नहीं? यानी लैंग्वेज 1 भी लेनी, लैंग्वेज 2 भी लेनी, और दोनों अलग अलग होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। तो आपको कौन सी भाषा प्रथम लेनी चाहिए, कौन सी द्वितीय? देखो, भाषा प्रथम में हमेशा वो लेनी चाहिए जिस पर हमारी अच्छी कमांड हो। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो पहला जो आपका लैंग्वेज 1 है वो हिंदी लें। और अगर आप भाषा द्वितीय की सोच रहे हैं बेटा, तो काफी विद्यार्थी हिंदी मीडियम के इंग्लिश से डर करके संस्कृत ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा अंग्रेजी लें, इंग्लिश लें। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब देखो पात्रता परीक्षा होगी तो उसमें आप लैंग्वेज 2 में या लैंग्वेज 1 में मान लो संस्कृत ले लेते हैं, तो संस्कृत आपकी मुख्य भर्ती परीक्षा में काम नहीं आएगी, लेकिन मेंस के एग्जाम में बेटा आपके अंग्रेजी जरूर काम आएगी। अंग्रेजी तो लेवल 1 वालों को पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें 5 सवाल तो आपके व्याकरण के आएंगे और बाकी के 4 सवाल शिक्षण विधियों के, लगभग 18 नंबर तो बेटा यही हो गए आपके मेंस में। तो एक बात बताओ, शुरुआत में आपने अंग्रेजी के डर से प्री में तो आप चलो संस्कृत पढ़ लोगे, लेकिन मेंस में कहां जाओगे? मेंस में फिर से इंग्लिश पढ़नी है। तो इससे अच्छा शुरुआत से ही बेसिक क्लियर रखें कि हमें लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेनी है, क्योंकि ये प्री में भी है, मेंस में भी है। तो इंटीग्रेटेड तैयारी, सोच के आधार पर तैयारी। देखो, तैयारी सब लोग करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आरबीएससी की किताबें पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन राइट डायरेक्शन क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। हम किसी मंजिल पर जा रहे हैं, उसके 100 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे जल्दी कौन जाएगा वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम नहीं, कंपटीशन एग्जाम है। यहां पास होने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, जल्दी पास और ज्यादा नंबर से पास होने वाले का सिलेक्शन होता है। तो नंबर ज्यादा लाने तो कंसेप्ट शुरू से ही क्लियर करने होंगे, शुरू से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से करनी है, और अगर अभी से नहीं की तो शायद बहुत कुछ आगे आप नहीं कर पाएंगे। काफी ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो पात्रता परीक्षा आसानी से क्लियर कर लेते हैं, कहते हैं कि सर प्री में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, हम गोले भर के पास हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पास हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो अच्छे से 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं और 91 ला के पास हो जाते हैं, और फिर मेंस में फेल हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि सोच में ही आगे बढ़ना नहीं था। सोच में ही था कि 150 में से 90 लाने तो हम 91 ही ले आएंगे। इसका मतलब आप तो फेल होते होते बचे हैं केवल 1-2 नंबर से। अगर ऊपर नीचे होते तो शायद आप पात्रता भी पास नहीं कर पाते। तो ये मत टारगेट करेंगे हमें 90 लाने, कोशिश करें कि 150 में से 130 का टारगेट रखेंगे। इसका मतलब नॉलेज को बढ़ाएंगे, इसका मतलब तैयारी अच्छी करेंगे, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे, और ये नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा, ये काम आएगा मुख्य भर्ती परीक्षा में। हर बात याद रखना बेटा कि हर चीज, हर बात हर इंसान बता देगा, लेकिन यह नहीं बताएगा तरीका स्मार्ट क्या है। क्योंकि भीड़ आ चुकी है बेटा कंपटीशन की, जो हर विद्यार्थी चाहता है कि हम सेलेक्ट हों, लेकिन अगर किसी को राइट डायरेक्शन नहीं पता है, उसको पता नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो वो फेल हो सकता है। याद रखना बेटा, एग्जाम केवल नॉलेज का नहीं है, परीक्षा केवल आपके ज्ञान की नहीं बल्कि आपके टाइम मैनेजमेंट की भी है, आपकी नकारात्मक अंकन से बचने की भी है, आपकी गलतियों में सुधार की भी है, आपके इमोशनल डैमेज को कंट्रोल करने की भी है। और अगर ये सब नहीं आता है तो परीक्षा पास नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि हमें प्री के साथ साथ मेंस की भी कोचिंग करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है, गोला भरने की प्रैक्टिस अभी से रखनी है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, परीक्षा में गलतियां कम हो, तुक्के ज्यादा सही हो, इस पर भी काम करना है, और नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बेटा बातें जो है ये आपके लिए बहुत काम की है, जिनको आप विशेष ध्यान रखें। फिर बात करें बेटा आखिरकार क्या करें और क्या ना करें। अब क्या करें सर? तो अब तो यही है बेटा कि तैयारी करो।
जहां जैसे आपके पास परिस्थिति है वैसी तैयारी करो। बच्चे कहेंगे सर मेरे पास सर पैसे नहीं, मैं कहां से तैयारी करूं? ढूंढने जाओगे तो भगवान मिलता है। एक मेरा स्टूडेंट था बेटा राकेश। एक रात को मैं उदयपुर में अपनी बाइक पे घूम रहा था और राकेश मुझे पेट्रोल पंप पर रात को 2 बजे बेटा पेट्रोल भरता मिला। मैंने पूछा राकेश यहां क्या कर रहे हो? कल सुबह आपकी 7 बजे क्लास है। उसने बोला सर घर भी तो चलाना पड़ता है ना। और सोचो कि वो राकेश सुबह 7 बजे क्लास लेगा, रात को अपना काम भी कर रहा है, रात को मेरी क्लासें भी देख रहा है। तो जब एक ऐसा इंसान तैयारी के लिए अपना डेडिकेशन दिखा सकता है तो आपके पास सब कुछ होते हुए आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्या करना है ये आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता है। और मैंने अभी आपको बताया कि आज से ही क्या करना है। आज से ही रणनीति बनानी है कि मैं पहला काम रीड का सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ूंगा और इसकी तैयारी में लग जाऊंगा। जिस दिन सिलेबस पूरा होगा तब सोचूंगा रिवीजन कैसे करना है, तब मैं कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यू पर काम करूं, तब मैं नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज को दूंगा, तब मैं जितना हो सकेगा हूबहू तैयारी के लिए मॉक टेस्ट दूंगा, जितना हो सकेगा हर कोचिंग संस्थान के मॉडल पेपर और अच्छे से तैयारी के एनालिसिस के लिए करूंगा। कोशिश करूंगा कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी एक साथ हो ताकि एक बार में ही सिलेक्शन सुनिश्चित हो, वरना नैया आर पार नहीं होने वाली है। जो सोचेगा मैं बीच में रुकूंगा, पहले प्री पास करूंगा फिर देखूंगा पास होऊंगा तो मेंस की तैयारी करूंगा, मतलब अगर खुद पे डाउट होगा बेटा तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखना ईश्वर उसी पर विश्वास करता है जो खुद पर विश्वास करता है, और खुद पर विश्वास करें। अगर आप लक्ष्य परिवार से जुड़ते हैं तो मेरा ये संकल्प है, ये वादा है बेटा कि पात्रता परीक्षा आप हमारे ऊपर छोड़ दें। बिल्कुल बेटा, हर विद्यार्थी जिसको मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा, और क्यों आप जानते हैं कि साइकोलॉजी का वेटेज कितना है, शिक्षण विधियों का वेटेज कितना है, अभी मैंने बताया है। अगर आप मुझ पर लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, तो याद करो पास होने के लिए 150 में से 90 चाहिए। ईवीएस मैं पढ़ूंगा 30 नंबर की, साइकोलॉजी सीडीपी मैं पढ़ूंगा 30 नंबर की, शिक्षण विधियां 10-20 नंबर की वो मैं पढ़ूंगा आपको। लगभग आपके बेटा पात्रता में 70 अंकों का वेटेज अकेले मेरा है, और अगर मुझ पर भरोसा किया तो बेटा 70 तो मैं दिला दूंगा, 10-20 आप खुद लेकर आ जाओगे और परीक्षा पहली बार में पास हो जाएगी। तो मेंस की तैयारी करने के लिए समय बचेगा और अच्छे से तैयारी कर पाओगे, क्योंकि मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो क्या करना है, टाइम कम है, कंटेंट ज्यादा है, काम ज्यादा है, इसलिए तैयारी को इंटीग्रेटेड तरीके से शुरू करना है। अच्छा, क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? किसी भी कोचिंग की आलोचना करने से बचना है। ये अच्छा है, वो बुरा है। देखो दुनिया में कोई अच्छा है कोई बुरा है कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजी में पढ़ाएंगे सब दृष्टिकोण है। ऐसे टीचर से दूर रहना है जो कि पढ़ाने के अलावा सारे काम करते हैं, जो किसी कोचिंग संस्थान की बुराई कर देते हैं या फिर किसी को गाली दे देते हैं, दूसरी कोचिंग में क्या हो रहा है उसमें ताका झाकी करते हैं, या फिर रील बनाने में एक्सपर्ट हैं, केवल शेरो शायरी करते हैं। उनसे दूर रहना है। ऐसे टीचर को ढूंढें जो पढ़ाना जानता हो, क्योंकि परीक्षा में आपका नॉलेज काम आएगा, आपकी शेरो शायरी, आपने कितनी अच्छाई बुराई की, ये कोई काम नहीं आएंगी। तो टीचर ऐसे बिल्कुल मत ढूंढना। याद रखें विद्यार्थियों, जो कि कैसे हों, जो शेरो शायरी या आदि सुनाने वाले हों, इन पर ध्यान ना दें। अच्छा, कोचिंग का चुनाव कैसे करें? तो देखो कोचिंग जो है बेटा, कोचिंग चुनते समय आप ये चुने कि क्या कोई कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग करने पर आपको प्रिंटेड नोट्स भी देती है। क्योंकि देखो अगर आपके मन में ये भी तो डाउट आ सकता है ना कि सर हम अगर पढ़ने जाएंगे तो हम चाहते हैं कि पहले, क्योंकि कोचिंग किसके लिए होती है? पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। तो हमें यह भी तो होना चाहिए कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है हमें एक दिन पहले पता हो, तो हम पहले से पढ़ के आए और अगले दिन अपने डाउट क्लियर करें। तो वो डाउट क्लियर कब होंगे? जब कोचिंग आपको पहले दिन प्रिंटेड नोट्स दे देगी। भगवान ना करे किसी दिन कोचिंग बंद हो गई तो कोई तो ऑनलाइन कोर्स हो जो सपोर्ट में हो, ये भी आपको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या वहां पर फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है पहले कभी किसी ने पढ़ाया नहीं और वो पढ़ा रहा है जिससे कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ है? तो फैकल्टी को एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये भी आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज के बाद बेटा चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें, क्या उस कोचिंग संस्थान के पास टेस्ट सीरीज है या नहीं है, क्या वो आपके रेगुलर टेस्ट लेता है या नहीं है, क्या उसके द्वारा तैयार किए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है। ये सारी बातें याद रखें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस कोचिंग का चुनाव नहीं करना है। ऐसे टीचर का चुनाव नहीं करना जो केवल शेरो शायरी में बिजी है। ऐसे टीचर मत चुने जो कि रियल नहीं बल्कि रील में है। ऐसी कोचिंग, ऐसे टीचर से दूर रहें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा तो अभी से याद रखना इन चीजों पर काम करना जरूरी है। और ये कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे कि सिलेक्शन के लिए इतनी चीजें करनी होती है, और करने में बहुत कुछ नहीं जाता, केवल समय लगता है। और वो समय लगने के लिए बेटा आपको मेहनत करनी पड़ती है। समय पर जागोगे तो आने वाला समय तुम्हारा होगा, वरना किसी और के अंडर में रहकर उसके सपने पूरे करते हुए मिलोगे। ऐसा ना हो इसलिए आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। और प्यारे विद्यार्थियों,
सीईटी का एग्जाम भी आने वाला है। सीईटी 12th लेवल के साथ अगर आप चाहते हो सर कांस्टेबल की भी तैयारी करनी है हमको तो शुरू, तो 15 जून से अभी नए बैच प्रारंभ हुए हैं, 15 जून से ही इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, जहां सीईटी के साथ कांस्टेबल की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर। और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो तो बेहतरीन आपके पास बेटा संसाधन है। लक्ष्य परिवार पर हजारों विद्यार्थियों ने अभी डेमो क्लास में अपना एडमिशन लिया है, अगला नंबर आपका है। आप भी अपनी सीट सुनिश्चित करें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मंजिल वही प्राप्त करेगा जो मेहनत करना जानता है, और मेहनत करने वालों को समय नहीं देखना होता, घड़ी नहीं देखनी होती है, बल्कि अपनी तैयारी पर विश्वास और अच्छे टीचर अच्छी कोचिंग का चुनाव करना होता है। आइए बेटा अपने सपनों को साकार करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही विद्यार्थियों याद रहे सीईटी 2026 भर्ती परीक्षा के लिए 12th लेवल के याद रहे विद्यार्थियों 16 टेस्ट और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए 20 टेस्ट भी पर लक्ष्य परिवार आयोजित करने जा रहा है। और ये टेस्ट आपके लिए 12 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले हैं, प्रातः सुबह 10 से दिन में 12:30 बजे के बीच। सभी स्टूडेंट के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ये QR कोड को स्कैन करके आप हमारे ऑफलाइन कैंपस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे टेस्ट ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो बेटा स्वर्णिम अवसर है, सीईटी पढ़ना ही है। तो अगर आप रीट की तैयारी करेंगे तो जीके कवर हो ही जाएगा, साइकोलॉजी शिक्षण विधियां कवर हो जाएगी, है ना। तो याद रखें विद्यार्थियों, जीके भी पूरा कंप्लीट है, साइकोलॉजी मेथड भी कंप्लीट है, और मेंस में आने वाला मैनेजमेंट आईसीटी भी कवर हो जाएगा। तो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो शिक्षक पर फोकस करें, और साथ में सीईटी के लिए जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर केवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। और अगर आप सीईटी 12th लेवल के साथ ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप ग्राम विकास अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो विद्यार्थी हो जाइए तैयार, क्योंकि लक्ष्य परिवार सीईटी 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल के साथ वीडियो और पटवार की भी निःशुल्क तैयारी करवाने जा रहा है। और इसके लिए विद्यार्थियों 15 जून से अभी नए बैच शुरू हो चुके हैं। इसकी तैयारी के लिए आप अपने फोन में डाउनलोड करें लक्ष्य उदयपुर का ऐप और अपनी तैयारी की शुरुआत आज ही करें। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस में लेता रहूंगा आपके लिए विद्यार्थियों। थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब किताबें अवेलेबल है लक्ष्य पर प्रिंटेड फॉर्म में, और ये सारी किताबें सीईटी के लिए भी आपके लिए उपलब्ध है। इनको प्राप्त कर सकते हैं एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से जाएं, सीईटी 10 कूपन कोड जरूर अप्लाई करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में कोई भी शिक्षक बनने से संबंधित डाउट है तो मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।